ईपीएफओ 2020 का जो करंट अफेयर है, स्पेसिफिक करंट अफेयर लेबर कोड या फिर लेबर लॉ रिफॉर्म्स, उसका पार्ट 3 है। ये है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। नया ये आया है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा ये आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। इसके पार्ट 2 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और पार्ट 1 में जो है वेजेस, जो कि पिछले साल ही हो गया था 2019 में, सबसे पहले हुआ था, हो सकता है कुछ पूछे। ये आपको पहले ही मैं करा चुका हूं। छोटे छोटे से वीडियोस हैं, 14 15 15 मिनट के, उसको आप लोग देख सकते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पे चालू कर लेते हैं, एक एक चीज यहाँ पे जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक, तो लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक, और ईपीएफओ के 2020 जो प्रेजेंटली हमारा जो ये वीडियो है उसमें आप देख रहे हैं, इसका भी चल रहा है हमारा पेड ग्रुप। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, सब कुछ बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, आपका पर्सनल गाइडेंस रहता है, एक एक बच्चे से उसके लेवल के हिसाब से उसकी जो है सहायता करी जाती है। ठीक, सारी चीजें जो है उनको, मतलब उनका ऐसा हम लोग कर देते हैं कि सारी मिस्टेक्स पहले टेस्ट सीरीज के जरिए उनको, उनसे पूछ के बात करके सारी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले करवा लो, ताकि सुधार करते हुए एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक, अगर आप हमारा पेड ग्रुप, और सारा स्टडी मटेरियल तो मिलता ही है, स्टडी मटेरियल आपको सारा का सारा मिलता ही है, A to Z स्पेसिफिक रेलिवेंट। ठीक, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9696066089 पर या फिर 8564880530 पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सबसे पहले तो इस संहिता, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, इस संहिता यानी कोड का उद्देश्य सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को संगठित या असंगठित या किसी भी अन्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। मतलब सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए पहले भी थोड़ा सा तत्पर है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, है ना। ये किसके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए तो है ना, जो अभी पिछले साल आई है, जिसमें से 18 साल से 40 साल के बीच में वॉलंटरी है, अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, 15,000 से कम कमाते हो। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम भी मैं आपके साथ याद कवर करा रहा हूँ। ठीक, और बाकी जो पेड ग्रुप में हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो मैंने पूरा पूरा दिया है मटेरियल, स्टडी मटेरियल बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसमें ये सारी चीजें भी कवर कराई गई हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पे भी गवर्नमेंट का यही एम है कि 2020 में और चीजें इसको क्लियर कर दिया जाए। यहां पे प्रावधान किए गए हैं गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में, प्रावधान इस वाले 2020 वाले संहिता में दिए गए हैं। ठीक, गिग वर्कर्स आपका जो है, जो नॉर्मली, अभी इसकी डेफिनेशन मैं सब बताऊंगा, ठीक, आगे है। अभी समझ लेते हैं कि ये क्या एम्पावर करता है। ये वाला जो कोड है ये एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है आपके अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। किस पर, किस पे स्कीम बनेगी, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर देने के लिए। ठीक है, हेल्थ, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी कौन सी है, सुरक्षा बीमा योजना, सुना है ना नाम, इसमें क्या एक्सीडेंटल वाला ही तो है। ठीक, उसी तरीके से यहां पे भी लाइफ वाला हो गया आपका जीवन ज्योति योजना, तो एक स्कीम भी बना रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो एग्जाम्पल से समझिए, एक एक चीज, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर पे जो है आप बना सकते हो, किनके लिए, गिग वर्कर्स, ऑर्गेनाइज, बेनिफिशियरी कौन है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इन पे स्कीम कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एक चीज। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू। ठीक, तो और इसी के साथ साथ आपका हेल्थ हो गया, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, इन सब पे स्कीम बनाने के लिए इस वाले कोड से, सोशल सिक्योरिटी कोड से में इसके प्रावधान किए गए हैं। आप समझते हैं कि गिग वर्कर कौन है। गिग वर्कर जो है आपका होते हैं जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में, जैसे कि एक एम्प्लॉयर है वो नौकरी देता है, उसके यहाँ नौकरी जो कर रहे हैं कर्मचारी, इन दोनों के बीच में जो है आपका ये वेतन देंगे, ये वेतन जो है यूज कर रहे हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसके अंतर सामाजिक सुरक्षा कुछ दे रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस, कुछ ईपीएफ है, पेंशन, ये सब चीजें, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ है, वर्किंग आवर्स है, ये सब गिग वर्कर्स के लिए नहीं होता है। समझ गए आप।
ठीक, ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। ठीक, अब इसमें इनके उदाहरण क्या है, जो स्वनियोजित हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स और पार्ट टाइम वर्कर्स यानी कि अंशकालिक श्रमिकों। ठीक, इसके अलावा प्लेटफॉर्म वर्कर, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, अभी समझाऊंगा, बहुत हल्का सा डायग्राम है, अभी इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होना कि ये ऐसा तो नहीं बाय डिफॉल्ट कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, यहां पे बस ये सिंपल सी बात समझ लो कि ये सब जो है पूरा पूरा जो है गिग वर्कर्स का एरिया है। ठीक, लेकिन इनमें से जो लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, वही सारे श्रमिक, तो मतलब श्रमिक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए सर्विसेज देते हैं और पेमेंट पाते हैं, सर्विसेज देते हैं, पेमेंट पाते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि सारे गिग वर्कर्स जो है प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। समझ में आ गया ना, ये सारे सारे गिग वर्कर्स है, उसमें से कुछ लोग जो ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स वे हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठनों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ठीक, वहां तक पहुंचते हैं संगठन, जो लोग मतलब इस तरीके से हैं, वहां पे पहुंचकर भुगतान के लिए सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि ऊबर, अब कोई ड्राइवर है, ड्राइवर ने ऊबर पे जाके और जो है ये आपका जो भी कोई जानना चाहता है, राइड करना चाहता है, उससे आके मिल रहा है। ठीक, तो इसने यहाँ पे क्या किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया, अपनी सर्विस दी कार में बैठा के, और जो है इसका पेमेंट जो है इनको यहाँ मिल गया। समझ में आया ना, एग्जाम्पल का साथ समझिएगा एक एक चीज। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी डिफाइन किया गया। नए कोड में चीजें क्लियर करी गई, डिफाइन करके ही तो क्लियर करते ना, हाँ भाई ये है, इसको हम मानेंगे, जो भी सुविधाएं बेनिफिट स्कीम दी जाएंगी इनको दी जाएगी, इस कैटेगरी में दी जाएगी। बात साफ करने के लिए सब किया गया है। ठीक, तो यहां पे यही कह रहा है कि एक असंगठित श्रमिक को असंगठित क्षेत्र, अब असंगठित क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, तो पहले ये समझ लेते हैं, वो यहां दिया हुआ है। आपका एक एक्ट आया था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक, उसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 यह कहता है कि कोई भी प्रोडक्शन या फिर सर्विस ओरिएंटेड इंटरप्राइज है, कहीं पे भी कोई भी जो है एक उत्पादन या सेवा उन्मुख उद्यम के रूप में परिभाषित करती है। ठीक, जहां पर कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई सेवा प्रदान करी जा रही है किसी एंटरप्राइज द्वारा, जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जिसको कहते हैं ना स्वनियोजित वर्कर द्वारा दी जा रही है। और यह स्वनियोजित वर्कर कौन होता है, जो कि किसी एम्प्लॉयर के अंतर्गत नहीं काम कर रहा है और वह किसी अनऑर्गेनाइज्ड जॉब में है, जैसे कि बीड़ी बनाना, ये सब चीजें जो है छोटी छोटी हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपका हो गया एनिमल ड्रिवन ड्राइवर है, कोई कैरियर बना रहा है, कोई टॉडी टेपर्स का आपने नाम सुना होगा, केरला में होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक, किसी एम्प्लॉयर के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब में अर्निंग कर रहे हैं इनकम की, जो कि थ्रेशोल्ड से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में उसने बोला ना कि 15,000 से नीचे की इनकम होनी चाहिए, तब वो असंगठित में माना जाएगा। ठीक है ना, तभी उस स्कीम के अंतर्गत आ जाएगा। तो वहां पे यहाँ पे भी वैसी इनकम जो है किसी थ्रेशोल्ड से, जैसे यहाँ 15,000 था, उससे कम है, और उसके पास जो लैंड है, एग्रीकल्चर कोई भी जमीन है उसके पास, वो भी नोटिफाइड लिमिट, कोई लिमिट मान लीजिए बना दी कि 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम है। ठीक है, तो उसको जो है आपका किसमें माना जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी इंटरप्राइज में जो कि प्रोडक्शन और सर्विसेज दे रही है, तो उसमें अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो वर्कर्स 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग असंगठित क्षेत्र बोलेंगे, ऐसा सेक्शन 2 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बताया गया है, डिफाइन किया गया। अब अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन है, जो ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस कोड में क्या बताया गया, डिफाइन किया गया है कि ऐसे वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो वर्कर्स भी जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, ये मैंने एक्ट आप लोग को जो मैंने सीरीज
क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज से रिलेटेड, जितने भी बेसिक लॉज है सब में क्विक रिवीजन सीरीज, वो भी 3 पार्ट में आधा आधा घंटे के हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो उसकी आप लोग क्या करिए कि हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर ओनली करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है सोशल सिक्योरिटी या ईपीएफओ वाली प्लेलिस्ट, वो फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी जो वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्वनियोजित वर्कर्स हैं, ये सभी को हम असंगठित वर्कर मानेंगे। इस कोड में ये डेफिनेशन दी गई है। समझ में आ गया ना? ठीक, इसके बाद क्या है आपका कि अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी भी लॉ के अंतर्गत, किसी भी विधेयक, किसी भी कानून के तहत नहीं आते थे, इसलिए उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा उनके पास कोई नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? इंश्योरेंस होना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना, जैसे कि मनरेगा में दिया जाता है। एक एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक, आपका पेंशन होना, ये सब चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस होना, जैसे कि आयुष्मान में अभी दिया जा रहा है 2.5 लाख रुपए तक का। ठीक, तो इसलिए अभी तक कोई भी गिग वर्कर्स को नहीं दिया जाता, तभी तो ये सब काम हो रहा है ना। ठीक, इसके और होता क्या था कि जो गिग कंपनीज हैं जैसे कि जोमैटो, ठीक है, जोमैटो, स्विगी, ओला और अदर, ये सब क्या करती थी? ये मानती थी कि जो लोग वर्कर काम इनके यहां कर रहे हैं वो स्वतंत्र ठेकेदार या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एम्प्लॉयज नहीं है उनके यहां। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीजें कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। ठीक, तो इसलिए उनके लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट ये लोग नहीं रखते थे। गिग कंपनीज कौन कौन सी? अगर मान लो कंपनीज, आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिग, निम्नलिखित में से कौन सी बताइए कि गिग कंपनीज है या नहीं है। उसमें जोमैटो दे रखा है, स्विगी दे रखा है। ठीक, तो आप लोग समझ जाओगे ना कौन कौन सी है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके जो है काम कर रहे हैं हमारे लोग, जो है पेमेंट के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे जब ये सारी बातें हो रही हैं तो पंजीकरण भी तो कहीं पे कराएंगे ना। किसका? इसका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। ठीक, पंजीकरण बना लेंगे तभी तो डेटाबेस एक बनेगा। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो 3 कैटेगरी हैं जो मैंने यहां पे बताई, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो अपना आधार नंबर देकर सिर्फ इस पे रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक, जो भी पोर्टल या फिर कोई वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लें जाके, और उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर होगा वो एलिजिबल होगा आपका जो भी स्कीम सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी, उसके बेनिफिट को पाने के लिए जो है बाध्य हो जाए, मतलब उसको मिलेगी वो चीज। ठीक, अब इन सब के लिए करने के लिए क्या है कि भाई एक फंड भी बनाना पड़ेगा, पैसा भी तो लगता है ना हर चीज के लिए। आप उसको जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, अब उनके लिए बेनिफिट जो देनी है, बेनिफिट कहां से आएगा? कुछ उसके लिए फंड बनाना पड़ेगा। तो फंड जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फंड से, अच्छा सोशल सिक्योरिटी फंड जो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाले पार्ट में, मैंने पार्ट 2 में भी बताया था, वहां पे भी एक बना है, लेकिन वहां पे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी बनाया जाएगा, और ये क्या देंगे? सोशल, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए करेंगे काम। आपका इस फंड से कल्याण किया जाए किसका? अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक, और इसी तरीके से आपका स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा, एडमिनिस्टर करेगा आपका सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक, अब यहां पे रोल ऑफ एग्रीगेटर्स जो है को भी यहां पे सोशल सिक्योरिटी कोड ने डिफाइन कर दिया है। एग्रीगेटर्स कौन हो गए आपके? वही हो गए, स्विगी हो गया, ओला। क्या कर रहा है यहां पे? ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो कोई बात नहीं। ठीक, वहां पे एग्रीगेट, इकट्ठा कर रहा है जो लोग सर्विस चाहते हैं या फिर वो लोग जो कंजम्पशन गुड्स का करना चाहते हैं, और वो लोग जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, तो उनको लाके एक जगह इकट्ठा करने वालों को क्या कहते हैं? एग्रीगेटर, सिंपल आसान भाषा में। ठीक, अब ऐसे के लिए जो है इनका क्या रोल रहेगा, इनकी क्या भूमिका है, यह इस कोड में, सोशल सिक्योरिटी कोड में बताया गया है। यहां पे कह रहा है कि एज पर द बिल द स्कीम फॉर द गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स में बी फंडेड। अब यहां पे जो फंडिंग की जाएगी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वो कॉम्बिनेशन, अब ये फंड है उसमें कौन कौन फंडिंग करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और साथ ही साथ ये एग्रीगेटर भी करेंगे। ठीक, अब एग्रीगेटर की लिस्ट इन्होंने बना दी है।
ठीक, इस बिल के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर 9 कैटेगरी बनाई गई हैं, और ये कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल क्या है, राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे कि ओला, उबर, फूड एंड ग्रोसरी वाली जैसे कि आपका जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ये सब होते हैं ना, ठीक है, ग्रोफर, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं। और कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज, ठीक, अब जैसे कि मीडिया में क्या हो गया, रिपब्लिक टीवी हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है ना, आपका जो है इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक, ई मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा एक्सप्रेस, ये सारे सारे आ गए। इनकी लिस्ट बना दी है, ये 9 लिस्ट है, ध्यान रखना इसको। इसको आप लोग जो 9 लिस्ट में और कौन कौन से हैं सबकी जरा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। उस लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो एग्रीगेटर्स हैं वो फंडिंग करेंगे, और फंडिंग करके फिर वो कहाँ पे जो यूज होगा, सोशल सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। अच्छा, ये फंडिंग जो एग्रीगेटर्स को करना है या फिर गिग इकोनॉमी कंपनीज को करना है, वो कितनी होनी चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 100 रुपए कमा रहे तो आप कहोगे पूरा दे दो। वो ये यहां पे कह रहे हैं कि आपका जो ये एग्रीगेटर्स या फिर गिग इकोनॉमी कंपनीज हैं, वो अपने एनुअल टर्नओवर, अब अकाउंट्स भी हमारे में सब्जेक्ट है ईपीएफओ में। अब देखो, टर्नओवर जो होता है उसके कई सारे मीनिंग होते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग है इनके। जैसे कि बिल्कुल बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है यहां पर और कोई प्रोडक्ट है यहां पे, ठीक। अब ये प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट जब रिप्लेस करे इस जगह पे आ जाए और ये जो है इसकी जगह पे आ जाए, तो ये होता है टर्नओवर। जैसे कि आपके सी पोर्ट पे, जैसे कि कोई सी पोर्ट है, वहां पे क्या होता है कि कोई एक शिप आया, उसने सामान यहाँ पे डाल दिया, डाउनलोड कर दिया, ठीक, और उसके बाद फिर वापस चला गया दूसरा सामान उठा के, तो ये टर्नओवर यहां पे हो गया। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग है, लेकिन यहां पे कंपनी से बात हो रही है, तो कंपनी से संबंधित यह है कि जो टोटल रिवेन्यू होगा किसी कंपनी का किसी एक साल में या फिर किसी भी टाइम में, जो भी टाइम आप मान लो, उस टाइम में जो भी टोटल रिवेन्यू है, ठीक, उसको जो है, ये आसान उसमें बता रहा हूं मैं, उसको जो है ये टर्नओवर माना जाता है। मतलब इतनी सेल करी है इसने। ये रिवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, रिवेन्यू प्रॉफिट में फर्क होता है। कई बच्चे पूछते थे कि सर रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट ये होता है कि उसके जो इनपुट की कॉस्ट है रिवेन्यू से निकाल दे, तो जो बाकी अमाउंट बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 100 रुपए आपका रिवेन्यू आया, उसमें से आपने 60 रुपए का तो जो है रॉ मटेरियल ये सब लगाया था, तो 40 रुपए जो बचा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक। तो उसका जो टोटल एनुअल टर्नओवर है, ये भी समझ गया ना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है अकाउंटेंसी में, ठीक। तो उसमें यह है कि आपका 1 से 2% तक जो है इन कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये कंपनीज कौन सी हैं? जो 9 कैटेगरी और लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स में दी गई हैं, ठीक। और लेकिन किसी भी हालत में ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी अमाउंट पेड किया जा रहा गिग वर्कर्स को, वो उसके 5% से ज्यादा नहीं हो। अब मान लीजिए किसी कंपनी में गिग वर्कर्स को उठा के जो है आपका 200 रुपए दिया जा रहा है, मान लीजिए तो कोई एक कंपनी है ए, उसके अंदर गिग वर्कर्स काम करते हैं, टोटल उनको जो अमाउंट पेड किया जाता है वो 200 रुपए है, तो इसका 5% कितना हुआ? 10 रुपए हुआ ना। 10 रुपए से ज्यादा नहीं करेगा, भले ये 1-2% आपका मान लो अगर 15 रुपए हो रहा है, तब भी वो 10 ही रुपए देगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की का गठन किया जाएगा, ठीक। आपका जो है बिल ये बताता है कि स्टैब्लिश किया जाएगा। विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान जो है आपको जो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का था, उसमें भी ये चीज बताई गई थी कि ये बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, और इसमें अब फिर से ये बात कही गई है, और जो है इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा। इसका जो टर्म होगा वो 3 साल होगा। सब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक बार इसकी स्थापना करी गई किसी समय पे, तो ये 3 साल के लिए इसका टर्म बताया गया है। इसके चेयरमैन जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होंगे। कौन है इस समय बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक। और बाकी चेयरमैन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर होंगे वो पीपल ऑफ एमिनेंस होंगे, ठीक है। वो क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोग होंगे। किस क्षेत्रों में? लेबर, श्रम
श्रम कल्याण से रिलेटेड, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से रिलेटेड, फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में ये सब जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, चेयरमैन को छोड़ के बाकी ये सब लोग यहाँ पे होंगे। चेयरमैन तो देखो पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सन जनता की सेवा करना जानते हैं, उसके अलावा नई भी चीज है बस वो जनता के किसी तरीके से कल्याण करना चाहते हैं, तो इन सबका जो एमिनेंट पीपल है इन सबका यूज करते हुए हम करेंगे। इसी तरीके से जो है स्टेट में भी है। ठीक, अब यहां पे जो फंक्शन यहां बताया गया है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का, वो क्या है? यही है भाई, सिफारिश करेंगे, सलाह करेंगे, आपका रिकमेंड करेंगे कि कैसे स्कीम बनाओ। ठीक, किसके लिए? वहीं अपने पुराने यूजीपी, अनऑर्गेनाइज गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। और एडवाइस करेंगे भाई कि कोई मैटर अगर किसी जो इस कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मैटर उजागर हो रहा है किसी भी तरीके का पॉजिटिव निगेटिव, तो उससे रिलेटेड कोई भी एडवाइस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी है तो उसके लिए भी आपका एनएसएसबी एडवाइस करेगा। अब अच्छा, इसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? मान लीजिए किसी बात पे इन्होंने एडवाइस करी कि भाई इस पे ऐसा होना चाहिए एबीसी, तो उस पे कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माने, वो वहां पे XYZ भी कर सकता है। ठीक, ये बात समझ लीजिएगा, एडवाइस करता है, ये नहीं है कि यही होगा ही। इसी तरीके से स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड भी बनाया जाएगा। ठीक, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड भी बनाया जाएगा आपका, सिमिलर टू एनएसएसबी। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आखिरी पेज है हमारा, इसमें ये बताया गया कि मैटरनिटी बेनिफिट, जो मैं आपको ऑलरेडी जो क्विक रिवीजन सीरीज है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज वाली 3 पार्ट में, देख लीजिए जरूर जाके, वहां से बेस तैयार होता है। ठीक, 3 पार्ट है, 1.5 घंटे में हो जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सब बताया है। अब इस बिल में भी क्या कह रहा है भाई? वही सब सारी बातें हैं कि ये कहता है, इसके प्रावधान ये कहते हैं आपके कि मैटरनिटी बेनिफिट ऐसे हैं जैसे कि आपको प्रोहिबिट किया जाएगा वर्क करने से ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स। ठीक है ना, वो पीरियड कौन से हैं भी बताऊंगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि नर्सिंग ब्रेक होंगे, क्रश होंगे। अच्छा, ये क्रश, कई लोग मुझसे पूछे थे भैया क्रश क्या होता है, कई सारे बच्चे पूछे थे क्रश क्या है, कि जहां पे वर्कर विमेन वर्कर जैसे काम कर रही है किसी एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक, तो वहां पे एक छोटी जगह बना दो, जब वहां पे वो विमेन काम कर रही है तो वहां पे बच्चे जो है अपने वहां पे खिलौने या फिर कुछ है, कोई एक केयर टेकर है वहां पे वो अपना खेल रहा है, तो यहाँ पे विमेन आराम से अपना काम कर रही है। ठीक, तो ये क्रश है। कोई मतलब लोग पूछे थे कि ये क्या चीज है, ठीक है, तो उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 50 से ज्यादा कर्मचारी हो वहां पे ये क्रश होना अनिवार्य है, ऐसा बताया गया है। ठीक, आपका मैटरनिटी बेनिफिट आपको यहां मिलेगा। कोई भी महिला उसकी जब उसकी डिलीवरी हो रही है बच्चे की, उसके 6 हफ्ते बाद तक नहीं जाएगी, वर्क नहीं काम करेगी, वर्क नहीं करेगी, चाहे उसको मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन हो गया, उसके बाद 6 हफ्ते उसको काम नहीं करना। इमीडिएटली 6 वीक्स फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। जो मैक्सिमम पीरियड है आपका मैटरनिटी बेनिफिट का, मतलब कि पेड लीव आपको मिलेगी, आप नहीं जा रहे हो काम पे तब भी आपको पैसे भी दिए जाएंगे, वो 26 हफ्ते हैं। और आपका जो है इसमें जहां पे 50 इंप्लॉइज होते हैं वहां पे आपको क्रश की फैसिलिटी बनाना जरूरी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक और जो है पार्ट 3 खत्म हो गया है करंट अफेयर की सीरीज में। लेबर लॉ रिफॉर्म्स में हम पढ़ रहे हैं। आगे अब कौन सा हम लोग करेंगे, कौन सा बचा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बचा हुआ है। ठीक, बाकी हमने कौन कौन से कर लिए हैं? आपका वेजेस वाला कर लिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कर लिया है, और आज हम लोग ने सोशल सिक्योरिटी कर लिया है। तो अब अगला पार्ट 4 जो है आपका इस सीरीज में जो है कौन सा होगा, वो होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और आप लोग से फिर से पूरा एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग को हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके EPFO 2020 के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बाइलिंगुअल सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पर्सनल गाइडेंस होता है। ठीक, इसी के साथ साथ यूपीएससी का ही जो सिविल सर्विसेज का है 2021 का ग्रुप भी हमारा चल रहा है, उसमें भी आपको बाइलिंगुअल पूरा मटेरियल रेलिवेंट दिया जाता है, करंट अफेयर दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है और पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस रहता है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।